Good morning, students. Now I start our today's class in a subject of political science. And as you know, we are learned the chapter of alternative centers of power, and there are topic of the rise of Chinese economy. And I hope you all are very well understand about the previous classes topics. और कल हम लोगों ने चाइना के अर्थव्यवस्था का उदय देखा था, उदय कैसे अर्थव्यवस्था वहाँ की ऊपर आई, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और आज उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल वो आधी ही हो पाई थी। 2001 तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे उसने अपने मार्केट्स को खोलना शुरू किया, और 2001 में उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी मेंबरशिप ली। और उसके बाद का सिनेरियो क्या होता है, क्योंकि 2001 में मेंबरशिप लेने के बाद देखिए जो चीन था वो नाटकीय रूप से विकसित हुआ। अच्छा, चीन के विकास में सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? चीन अगर विकसित हुआ, चीन का जो मॉडल था वो काफ़ी सफल हुआ, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास एक बहुत बड़ी आबादी थी, और जो वहाँ का लेबर क्लास था, यानी कि वहाँ की जो श्रम शक्ति थी वो काफ़ी सस्ती थी। और जितने भी दुनिया में बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट पे कॉस्ट को कम गिराना चाहते हैं, उसमें लागत कम आए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो सस्ते श्रम की वजह से वहाँ पे सारे के सारे जो बड़े इंडस्ट्रीज थे वो आकर्षित हुए, उधर गए, चाइना की तरफ गए, इन्वेस्ट किया। प्लस राजनीतिक तौर पे भी चाइना ने उनको कुछ सहूलियतें दी, अपने वीज़ा सिस्टम को थोड़ा सा लिबरल किया। उसके साथ साथ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी, बहुत मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़बरदस्त ध्यान दिया, और जो भी बेसिक ज़रूरतें थी वहाँ की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, उसको युद्ध स्तर पे पूरा करने का प्रयास किया। अब इन वजहों से आप देखिए कि चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एकदम से ऊपर चला गया, वो बहुत तेज़ी से बूम की है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी रहे उसमें, जैसे कि जो लैंडलॉक्ड एरिया थे चाइना के, वहाँ के लोगों का जीवन, और जो कोस्टल रीजन के चाइनीज़ पीपल थे, जहाँ चाइनीज़ आबादी थी, वहाँ के लोगों का जीवन ये बड़ा डाइवर्स रहा। कोस्टल रीजन के लोग जो थे वो काफ़ी विकसित हो गए, जबकि लैंडलॉक्ड एरिया जो थी वो उतनी विकास नहीं कर पाई। इसके साथ साथ चाइना के इंटरनल जो हालात हैं, तो जो चाइना दिखाना चाहता है बस वही सामने आ पाता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, कि किस प्रकार से वहाँ के सिचुएशंस हैंडल हो रहे हैं, गरीबी का क्या आंकड़ा है, जनता तक बेसिक सुविधाएं कितनी जा रही हैं। तो सेज वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ तक की तो हमको जानकारी मिल जाती है, या चाइना जहाँ पे वर्ल्ड मीडिया को जाने देता है वहाँ तक की जानकारी मिल जाती है। बाकी और जगहों पे चाइना के हालात क्या हैं, तो इसके बारे में एक अनुमान लगाया जाता है, और उसी आधार पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो चाइना का डेवलपमेंट है वो थोड़ा अनइक्वल है, यानी कि ये विकास पूरी तरीके से सारी जनता तक नहीं पहुंची। और यही आपके टेक्स्ट में भी दिया हुआ है कि करीब 10 करोड़ लोग वहाँ पे बेरोजगार अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। महिलाओं की स्थिति वहाँ की ऐसी है कि जैसी 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप के महिलाओं की स्थिति थी रोजगार के मामले में। तो ये गहरा जो एक विभेद है चाइना के इकोनॉमी में, चाइना, हाँ, इकोनॉमिक लेवल पे उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें। अब चूँकि पॉलिटिकली चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, अब जैसे कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से हमने कल बात किया था कि इकोनॉमिक तौर पे वो एक कैपिटलिस्ट बन गया है,
और इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट बनने में वो पूरे की पूरे एरिया को उसने नहीं खोला, बल्कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके उसी एरियाज़ में वर्ल्ड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से हमें बस जो चाइना के रिपोर्ट्स मिलते हैं वो हमको जानकारियाँ मिलती हैं, और उसके अलावा मतलब चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है जो सरकारी नियंत्रण में है, उसके माध्यम से जो हमको सूचनाएं मिलती हैं उस आधार पे हम चाइना के बारे में जानते हैं। प्लस जो कुछ ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से पता चलता है कि उसके अंदरूनी हालात क्या है, आर्थिक तौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक रिसोर्सेस का वो कैसा है। और इसके साथ साथ हम ये देखने का प्रयास है, आप वर्तमान हालातों में आप देखिए कोविड को लेकर के, कोरोना को लेकर के अंतिम तक चीन ने जानकारियां छुपाई। दिसंबर में ही ये महामारी एक तरीके से आ गई थी, लोगों को ये पता था कि ये, चाइना के लोगों को ये पता था या उनके सरकार के उनके डॉक्टरों को ये पता था कि ये वैश्विक समस्या बन सकती है, लेकिन इसे रोके रखा। और जो उन्होंने रिपोर्ट्स निकाला वही रिपोर्ट दुनिया के सामने आई। तो कहने का मतलब है कि चाइना ने अपने आप को अभी भी बंद करके रखा है, भारत की तरह नहीं कि कोई भी संगठन आकर के, अभी हाल ही में देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो मिला है कश्मीर के फोटोग्राफर्स को, 370 हटने के विरोध में कश्मीर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसके फ़ोटो को खींच करके, उस विरोध प्रदर्शन के फ़ोटो को खींच करके दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की प्रक्रिया थी। और उस प्रक्रिया में अमेरिका का संगठन है पुलित्जर कमीशन करके कुछ, तो पुलित्जर ये फ़ोटोग्राफी में ये अवार्ड मिलता है, पुलित्जर अवार्ड मिला। और इस हिसाब से देखिए कि ये लोकतंत्र है, यानी कि कोई व्यक्ति देश के बारे में गलत छवि प्रस्तुत कर रहा है, हमारे देश का नागरिक, और बाहर का एक देश, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको अवार्ड देकर के सम्मानित कर रहा है। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के मुख्य विपक्षी दल और प्रधानमंत्री पद का दावेदार व्यक्ति उसको शुभकामनाएं दे रहा है, पुलित्जर जो व्यक्ति पुलित्जर अवार्ड जीता उसको शुभकामनाएं दे रहा है। तो भारत और चाइना के लोकतंत्र में अंतर आप देखिए। आप चाइना के बारे में एक डॉक्टर ने सिर्फ ये बता दिया कि कोविड एक महामारी बन जाएगी, बैक्टीरिया, तो उसे जान से जाना पड़ गया। और आप अपने देश में देखिए कि पुलित्जर अवार्ड हमारे देश के विरोधी को मिल रहा है, और हमारे मुख्य विपक्षी दल और भारत के प्रधानमंत्री पद का दावेदार उस देशद्रोही को थैंक्स बोल रहा है, उसको आभार उसका व्यक्त कर रहा है, उसको बधाई दे रहा है। खैर, तो चाइना के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चाइना के रिसेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस को आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से देखिए, अब चूंकि सीधी सी बात है, अगर किसी के ज़बरदस्त टर्म्स किसी से जुड़े हों, किसी का ज़बरदस्त फ़ायदा, चूँकि चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से हावी हो गया क्योंकि उनके पास सस्ता श्रम था और बिजनेस वगैरह बहुत तेज़ी से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेटअप हुए, इंडस्ट्री सेटअप हुई, सेज में बहुत सारी फैसिलिटीज मिली। तो और बाकी दुनिया के जो लोग थे, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इवन भारत जो हो गया, वो भी अपने मतभेदों को भूल करके चाइना के साथ व्यापार बढ़ाना, चाइना के साथ व्यापार करना, इन प्रक्रियाओं को शुरू किया। और धीरे धीरे आज के डेट में देखिए ताइवान के साथ भी उनका कुछ मतभेद है, लेकिन लोग यह उम्मीद करते हैं कि ताइवान से भी मतभेद खत्म होकर के चाइना अब उसके साथ भी अपना व्यापार सेटअप कर लेगा। अब दूसरा हमारे पास टॉपिक है कि चाइना का भारत के साथ संबंध कैसा रहा। और आपको पता भी है कि चूँकि हम एशिया के ये दो बड़े देश थे और एशिया के को नया रास्ता देना हमारा, हम एक एशिया को नया रास्ता दे सकते हैं राजनीतिक तौर पे अभी वैश्विक व्यवस्था में। और राजवंश के समय यानी कि मेडुअल एज में भी हम दोनों ने कभी एक दूसरे के सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। और हम चूँकि चाइना भी तिब्बत तक उनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था, हमारे भी साम्राज्य काफ़ी आगे तक थे, तो तब तक तो सारी चीज़ें ठीक थी। फिर कॉलोनियल एज एरा आया, चाइना भी कॉलोनी में, जापान उसको अपना कॉलोनी बनाया था, हम ब्रिटेन के कॉलोनी में थे।
और फिर करीब करीब साथ ही दोनों को आज़ादी मिली 1949 में। वहाँ पे चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ माओ से तुंग द्वारा, और हमारे यहाँ 1947 में ब्रिटिशर्स गए। तो इन आधार पे हमें आज़ादी या हम एक साथ आज़ाद हुए। तो कंडीशन बड़े हमारे सेम थे और कोई बहुत ज़्यादा विवाद वाला कोई हमारा व्यवहार उनके साथ नहीं था। लेकिन जब माओ से तुंग का दौर आया और वहाँ पे माओ राज आया, कम्युनिस्ट राज आया, तब से लेकर के वहाँ पे थोड़ा सा हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा। और तिब्बत को उसने हड़प लिया 1950 में। तिब्बत को हड़पने के बाद आप देखिए, उसके बाद से भारत के साथ हमारा चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद शुरू हो गया, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और इसी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के 1962 में हमारे साथ चाइना का वार भी हुआ। उन्होंने डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला किया, हालांकि हम उस युद्ध में हार गए। और चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों पे अपना कब्जा मानता है, अपना भूभाग मानता है। और उसके अलावा आप देखिए तो अक्साई चीन का बहुत बड़ा हिस्सा उसने, पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट दिया, उस पर उसका कब्जा है। तो इस तरीके से हमारा शुरुआत जो रहा आज़ादी के बाद से उनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्चुअल रहा। और 1976 में जाने के बाद 1976 तक हमारा उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा। लेकिन 1976 तक कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा। 1970 में वहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप था वो चेंज हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ को हटा करके व्यवहारिक इश्यूज़ को, बिहेवियरल इश्यूज़ को उन्होंने फोकस करना ज़्यादा वाजिब समझा, उचित समझा। और जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे और चाइना के रिलेशन थोड़े से खुलने शुरू हुए, बातचीत थोड़ा आगे बढ़ा। 1981 तक सीमा जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट थे उसको दूर करने के लिए एक मीटिंग का दौर चलना, मतलब बातचीत के माध्यम से। अभी तक तो युद्ध के माध्यम से वो चीज़ें हो रही थी, बातचीत के माध्यम से उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाने लगा। और 88 में जा कर के हमारे यहाँ राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 88 में चाइना का दौरा किया ताकि द्विपक्षीय संबंध बने। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे संबंध सामान्य होने लगे। और 2006 का आंकड़ा हमारे पास है। आज हमारा चाइना के साथ करीब 18 अरब डॉलर का व्यापार होता है और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें और आपको बता दूं कि ये व्यापार इनबैलेंस्ड है, यानी कि हम उनसे सामान ज़्यादा खरीदते हैं तथा कम सामान उनको बेचते हैं। और आपको अक्सर बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में कभी कभी ऐसे मूवमेंट चलते हैं कि चाइनीज़ सामानों का विरोध करने का एक दौर चलता है कि चाइनीज़ चीज़ों का विरोध करना चाहिए। और वास्तव में आप देखिए तो त्योहारों के समय या बिना त्योहारों के समय पूरे भारत में चाइनीज़ सामानों से हमारा देश भरा पड़ा रहता है। तो इस तरीके से चाइना का भारत के साथ संबंध है। और आगे चल कर के अभी की बात करें तो कुछ समय पहले अहमदाबाद में चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, मोदी जी के साथ उनका मीटिंग हुआ था। और मोदी जी भी काफ़ी चाइना के साथ मिलकर के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के डेट में अगर हम करंट अपडेट्स देखें तो जो हमारा चाइना के साथ रिलेशन है वो काफ़ी फ्रेंडली हो गया है। और इस तरीके से आप देखिए तो भारत का शुरुआत में जो, यानी कि आज़ादी के बाद से जो हमारा उनके साथ संबंध, जो कड़वा संबंध था, कड़वाहट भरा, अब वो धीरे धीरे कम हुआ है और हम इस संबंध को सुधारने में आगे गए हैं। उनके बहुत सारे लीडर्स हमारे यहाँ, बहुत सारे तो नहीं लेकिन प्रयास ऐसा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और उनके देशों के बीच आवागमन हो ताकि संबंध जो हो वो सामान्य हो सके और विकास की बात हो सके, डेवलपमेंट की बात हो सके। और यह प्रक्रिया अभी चल रही है और आगे देखिए क्या ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये जो कोविड का दौर है तो चाइना इस समय पूरे विश्व के आंखों में चढ़ा हुआ है। बहुत प्रकार के विरोध प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलिया, खास करके ऑस्ट्रेलिया एंड ये आपका न्यूजीलैंड, अमेरिका काफ़ी मुखर हैं। हो सकता है कि आगे चाइना के साथ कैसे रिलेशंस विश्व के रहते हैं और भारत के रहते हैं
ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आप देखिए क्या होता है और हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो इस प्रकार आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।